केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, सीएपीएफ इस वर्ष अब तक 99.99 लाख लगा चुकी है पौधे। देश की शीर्ष सहकारी संस्था कृभको की नई दिल्ली में 41वीं वार्षिक आम सभा की बैठक हुई आयोजित। इस बैठक में मौजूद सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। सहकार से समृद्धि के मंत्र को संकल्पित करने पर बल। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा का किया दौरा। अर्जुन मुंडा ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधिमंडलों से भी की मुलाकात। और ओडिशा सरकार ने महानदी में हल्की से मध्यम बाढ़ की आशंका को देखते हुए 6 जिलों में चेतावनी की जारी। राज्य में महानदी सहित कई नदियां उफान पर। राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 30 और ओजीआरएफ के 12 दलों को किया गया तैनात। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने कहा कि सीएपीएफ इस वर्ष अब तक 99.99 लाख पौधे लगा चुकी है। उन्होंने कहा कि वृक्ष जब बड़ा होता है तो उससे मन को मिलने वाली संतुष्टि की अलग बात होती है। प्रकृति का संतुलन जब भी बिगड़ता है तब विकृतियां आनी शुरू होती है और वो विकृतियों को बचाने का एकमात्र रास्ता है प्रकृति के संतुलन को बनाना। प्रकृति का, कुदरती संपत्तियों का दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। विकास की गति के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, ये दोनों की चिंता को व्यवस्था के अंदर ही इनबिल्ट करना पड़ेगा। हमने बहुत बड़ा वृक्षारोपण अभियान लिया था। लगभग 1 करोड़ 30 लाख वृक्षों को लगाने का कार्यक्रम लिया था और 1 करोड़ 47 लाख वृक्ष सीएपीएफ के जवानों ने लगाए थे और आज 1 करोड़ वृक्ष लगाने का काम समाप्त हो चुका है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर पहल की थी। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सर्वप्रथम क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट को सरकार के अंदर प्रस्तावित करने का काम किया और ये पूरे भारत में सबसे पहला कदम था कि जलवायु परिवर्तन पर शासन चिंता करे और जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए, संभालने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनेजमेंट शासन की ओर से कैसे हो सकता है, इसकी शुरुआत मोदी जी ने करी थी। देश की शीर्ष सहकारी संस्था कृभको की नई दिल्ली में 41वीं वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मौजूद सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए सहकार से समृद्धि के मंत्र को संकल्पित करने पर जोर दिया। पेश है ओपी यादव की रिपोर्ट। देश में सहकार से समृद्धि की थीम को संकल्पित करने में जुटी कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कृभको संस्था की नई दिल्ली में 41वीं वार्षिक आम सभा बैठक हुई। बैठक में बोलते हुए कृभको के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने कहा कि देश में कृषि उत्पादन बढ़ाकर अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए कृषक भारती सेवा केंद्रों के जरिए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन और तथा मूंग जैसी मुख्य फसलों के गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज बहुलीकरण कार्यक्रम लगातार चला रही है। इस अवसर पर कृभको के प्रबंध निदेशक राजन चौधरी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी संस्था ने न केवल किसानों के हित में काम जारी रखा बल्कि शेयर धारकों को सर्वाधिक लाभांश भी दिया। सरकार ने भी बहुत सहयोग दिया। इस कठिन समय में अपना प्रोडक्ट सब जगह बेच पाए टाइम से और
इसी का कारण है कि हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाए इस साल। कृभको की वार्षिक आम सभा में भाग लेने आए प्रगतिशील किसानों ने कहा कि भारत सरकार के सार्थक प्रयासों से नया सहकारिता मंत्रालय बनाने से इस क्षेत्र को आर्थिक मजबूती मिलेगी। अभी मोदी साहब ने भी जो मंत्रालय बनाया है, कल्पना की है कि सहकार का जो गुजरात में विकास हुआ है, ये विकास पूरे देश में होना चाहिए। सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का अलग से गठन किया है। मेरा मानना है कि इसका निश्चित रूप से किसानों को फायदा मिलेगा। भारत सरकार द्वारा भी एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, उससे देश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। सहकारिता ही किसान का भगवान है और सहकारिता से ही किसान का विकास संभव है। सहकारिता के अलावा दूसरे रास्ते कोई अच्छे हैं ही नहीं। किसान का विकास एकमात्र सहकारिता ही आगे अच्छा दे सकता है। वार्षिक आम सभा में भाग लेने आई महिला प्रतिनिधियों ने नारी शक्ति को स्वावलंबी बनाने में कृभको जैसी सहकारी संस्थाओं के योगदान की सराहना की। उत्तराखंड की बात करें, जहां 70% वन का इलाका है, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल औषधियों के लिए और किसानों की, महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। महिला हर क्षेत्र में है, खेती में भी है, डेयरी में भी है। सरकार को स्थान देना चाहिए हर जगह। देश में सहकारी संघों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने में जुटी कृभको जैसी संस्थाओं द्वारा न केवल किसानों की आर्थिक आजीविका बढ़ाने का काम किया जा रहा है, बल्कि मेहनत से सकल लाभांश अर्जित कर देश के राजकोष में वित्तीय इजाफा करने का भी काम किया जा रहा है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी की थीम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार सहकारिता से समृद्धि की ओर आगे बढ़ रही है। सरकार की इसी थीम को रेखांकित करने के लिए कृभको की 41वीं वार्षिक आम सभा की बैठक हुई, जिसमें न केवल किसानों को सहकारिता के जरिए आगे बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, बल्कि उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए नए प्रकल्प तैयार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहम्मद के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत बांदीपुरा का दौरा किया। उन्होंने जिले की जनजातीय आबादी को बताया कि सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे कौशल विकास और रोजगार सृजन पर जोर के साथ जनजातीय आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मंत्रालय ने हाल ही में 8 स्थानों पर ट्राइबल ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनजातीय कार्य विभाग कदम उठा रहे हैं। अर्जुन मुंडा ने कहा कि यूटी सरकार जल्द ही वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 1500 लाख रुपए की लागत से 1500 मिनी भेड़ फार्म की स्थापना के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लागू करने वाली है, जिससे 3000 आदिवासी युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। विभाग ने हाल ही में 1600 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 16 मिल्क विलेज के काम को अधिकृत किया है, जिससे लगभग 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और जम्मू और कश्मीर में डेयरी फार्म का एक नेटवर्क भी स्थापित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन आज है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात हो या फिर किसानों की आय साल 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य हो, प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के संकल्प को वे आगे बढ़ा रहे हैं। देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया जा रहा है और बुनियादी ढांचों की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का संकल्प रखा गया है। आधारभूत संरचना को मजबूती देकर विकास की गति को तेज करने की मंशा है और प्रगति बैठकों के माध्यम से भी लटकी परियोजनाओं को तेज गति मिल रही है। देश की आधी आबादी की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं रसोई के दम घोटू धुएं से महिलाओं को बचाने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। 8 करोड़ 3 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। स्वच्छता अभियान के जरिए अब देश के लगभग 11.5 करोड़ घरों में शौचालय बना है। जल जीवन मिशन के जरिए हर घर नल का संकल्प रखा गया है। भारत की सांस्कृतिक पहचान गंगा नदी को निर्मल और अविरल बनाने के लिए भी महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना शुरू। इसके तहत अब तक 167 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 145 पर कार्य चल रहा है। आजादी के बाद 7 दशक से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी ये घर बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। गरीबों के लिए दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ इंश्योरेंस कार्यक्रम को लागू किया गया है
और इसके तहत अब तक 10 करोड़ 35 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं और सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उन्हें मिल रहा है। इसके तहत किसान सम्मान निधि की शुरुआत, इसके तहत हर किसान को सीधे उनके खाते में सालाना 6,000 रुपए मिल रहे हैं और 12.25 करोड़ से अधिक किसान इससे अभी तक फायदा उठा चुके हैं। गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज की महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति दिलाई गई है। छोटे उद्यमियों को मजबूती देने के लिए मुद्रा योजना शुरू की गई, जिसके जरिए 31 करोड़ से अधिक उद्यमियों को लोन दिया गया है। देश में टैक्स सुधार लागू करते हुए जीएसटी की पहल, अगस्त 2021 तक इसके तहत 77 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश के खजाने में जमा हो चुके हैं। देश के 1,65,000 से अधिक पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के मामले में 6 साल पहले की तुलना में 371% की बढ़ोतरी है। 2014 से 2020 तक 18,065 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण संपन्न किया गया है और एयर कनेक्टिविटी पर विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत चयनित एयरलाइन प्रचालकों को 780 वैध अवार्ड के जरिए मार्ग आवंटित किए गए हैं। और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया से समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की है। स्वच्छता अभियान ने सोच बदलने का काम किया, गंदगी से मुक्ति दिलाई, जन भागीदारी बढ़ाई और एक जन आंदोलन बनाने का काम किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी का उपयोग जो सरकार से लेके आम आदमी के जीवन में हुआ, उससे कोविड-19 के समय भी बहुत बड़ा लाभ मिला है। कुल मिलाकर उनकी सोच है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं कैसे दें। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, एम्स की स्थापना रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड समय में की। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार देश में कृषि विकास को गति देने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ देश के अन्नदाता को मिल सके, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पेश है ओपी यादव की रिपोर्ट। देश के अन्नदाता की तरक्की और आर्थिक विकास हमेशा से केंद्र सरकार की नीतियों के केंद्र में रहा है। राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए केंद्र प्रेरित योजनाओं का किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि केसीसी और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की पहुंच पात्र लाभार्थियों तक हो, ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। 100% पैसे का उपयोग हो, पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। केसीसी का विषय और पीएम किसान का, ये 2 विषय ऐसे हैं कि थोड़ा सा हमारे टीम को मेहनत करना पड़ेगी और अगर परिश्रम होगा तो निश्चित रूप से इसमें सफलता हम लोगों को मिलेगी ही। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी में कृषि का एक बड़ा योगदान है और इस तरह के कार्यक्रम उसमें एक बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर के जीडीपी में मोटे तौर पर 12% से ज्यादा का योगदान दे रहा है और लगभग 70% आबादी हमारी उस पर आश्रित है। एक लक्ष्य लेकर के हम सब काम कर रहे हैं कि इसको 20% कैसे बढ़ाया जाए। सम्मेलन के विषय पर बोलते हुए लद्दाख के प्रगतिशील किसान डोरजी आंगचुक ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की बदौलत आज लद्दाख जैविक खेती का हब बन रहा है। आने वाले दिनों में घाटी में लहलहाती खेती की बयार देखने को मिलेगी। अभी जो लद्दाख को मोदी जी ने एक सपना देखा सर, ये कार्बन न्यूट्रल बनाना है और ऑर्गेनिक बनाना है। उस क्षेत्र में यूटी लद्दाख बहुत काम कर रहा है और हमारे हिल काउंसिल भी, तो उन सबको जल्दी जल्दी अचीव करने के लिए सारे डिपार्टमेंट को पूरी तरह तैयारी करना होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देश के किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड बनाकर न केवल कृषि क्षेत्र के संस्थागत विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि डिजिटल तकनीक के अलावा अन्य योजनाओं के सहारे किसानों को जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि और किसान कल्याण से जुड़ी केंद्र प्रेरित योजनाओं को लेकर राजधानी नई दिल्ली में 1 दिवसीय
समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर इस तरह की बैठकों के आयोजन से एक और जहां किसानों के कल्याण और विकास से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने में आने वाली दिक्कतों के सार्थक समाधान में न केवल मदद मिलेगी बल्कि कृषि विकास के लिए भेजी जाने वित्तीय राशि के सार्थक और समाधान करने के साथ साथ बेहतर उपयोग करने में भी मदद मिलेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। रुक करते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा सरकार ने महानदी में हल्की से मध्यम बाढ़ की आशंका को देखते हुए 6 जिलों में चेतावनी जारी कर दी है। राज्य में महानदी सहित कई नदियां उफान पर हैं। राज्य सरकार ने कटक, पुरी, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इन जिलों में संवेदनशील स्थानों पर राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 30 और ODRF के 12 दलों को तैनात किया गया है। इस बीच महानदी पर बने सबसे बड़े हीराकुंड बांध का पानी 628 फीट तक बढ़ गया है। बांध की पूर्ण भंडारण क्षमता 630 फीट है। जल के भारी प्रवाह को देखते हुए 28 गेटों से 4,80,000 क्यूसेक पानी जलाशय में छोड़ा गया है। इस बीच राज्य में दीवार गिरने और डूबने की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। और अब बात मंडी भाव की। घरेलू स्तर पर मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल मक्का की पैदावार 31.51 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करे तो मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 की उपज की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा यह औसत उपज की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात मक्का की बुआई की करे तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,13,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 79,85,000 हेक्टेयर रहा था। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करे तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 15 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,800 रुपए, जो कि 16 सितंबर को भी 1,800 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि राज्य की ही जंबूसर कावी मंडी में मक्का के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 16 सितंबर को इसका भाव 50 रुपए गिरकर 1,900 रुपए से 1,850 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 15 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,640 रुपए। 16 सितंबर को इसका भाव 20 रुपए बढ़कर 1,660 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की ही बहजोई मंडी में भी मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 16 सितंबर को मक्का का भाव 50 रुपए की छलांग लगाकर 1,650 रुपए से 1,700 रुपए हो गया, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान मक्का का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 15 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,830 रुपए। 16 सितंबर को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 1,825 रुपए पर आ गया। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,39,63,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,36,98,000 हेक्टेयर रही थी।
वहीं अरहर का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 10 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 49,84,000 हेक्टेयर है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 47,98,000 हेक्टेयर थी। यानी इस साल अरहर का रकबा 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के 21.99 मिलियन टन की औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन अधिक है। वहीं देश से होने वाली दालों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान दलहन का निर्यात 40% से ज्यादा घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से साल 2021 में 73,819 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,30,863 टन का हुआ था। यानी बीते 4 महीने के दौरान दालों का निर्यात 57,000 टन से ज्यादा घटा है। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर की आवक सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 15 सितंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,300 रुपए। 16 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,200 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 50 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 सितंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 6,000 रुपए, जो 16 सितंबर को 6,050 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 सितंबर को साबुत अरहर बिना किसी उठापटक के 6,200 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में साबुत अरहर के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहाँ 15 सितंबर को साबुत अरहर का भाव था 5,950 रुपए। 16 सितंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 6,000 रुपए पर जा पहुंचा। और अब बात मौसमी फसलों की, देखिए रिपोर्ट। ओडिशा में धान की फसल में बालियां बनने का समय है। इन दिनों किसानों को ध्यान रखना है कि धान के खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। ओडिशा में मूंगफली की फसल 3 से 4 हफ्ते की होने पर निराई गुड़ाई का काम करे। यहाँ सितंबर महीने के अंत तक टमाटर की नर्सरी लगाने का काम करे। ओडिशा में गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 5 से 6 गन्नों को आपस में बांध दे। साथ ही बागानों और नर्सरी से खरपतवार निकाले। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर और आसपास के जिलों में धान की फसल में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें और नाइट्रोजन उर्वरक की दूसरी डोज दें। रागी की फसल में भी जरूरत के हिसाब से उर्वरक की दूसरी डोज डालें। साफ मौसम के दौरान खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में मूंग की फलियां 75% सूखने पर पहली तुड़ाई कर ले। इसके बाद दूसरी तुड़ाई 8 से 10 दिन बाद करें। साफ मौसम में मक्का की फसल में उर्वरक डालें। धान की फसल में नीले या काले रंग के भोरे जैसे दिखने वाले कीट की निगरानी करें। धान की फसल में पत्ती लपेटक रोग भी लग सकता है। वहीं राजस्थान में फसल ज्यादा घनी हो गई हो तो उसमें से कमजोर पौधों को उखाड़ दे ताकि मिट्टी में मौजूद नमी और पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल हो सके। ये मौसम मूंग और मूंगफली में रोग लगने के लिए अनुकूल है। इन दिनों मूंग में सफेद मक्खी और तना चूसक की निगरानी करते रहें। वहीं मूंगफली की फसल में दीमक और कीड़ों की निगरानी करें। राजस्थान में ग्वार की फसल में तना चूसक लगने का खतरा है। पूर्वी राजस्थान के जिन इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है वहां खेतों में फालतू पानी जमा ना होने दें। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए
3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गली के बीच प्रजनन प्रणाली की एक गंभीर समस्या, हार्मोन असंतुलन और संतानहीनता के तमाम पहलुओं पर विशेष कार्यक्रम। बांझपन ताकि सूनी ना रहे कोई गोद। इस शनिवार लाइव शाम 6 से 7 बजे। स्वस्थ किसान टोल फ्री नंबर 1800113060 और 1800113061 केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।